Hello everyone, I am come back with a new topic. So let's go. Today we are going to learn हिंदी ग्रामर. तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण में संधि इस पाठ का अध्ययन करेंगे. सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखेंगे, फिर उसके भेद देखेंगे और उसके कई उदाहरण को हम आज देखेंगे. तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखते हैं. दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं. ठीक है, जब दो वर्ण जब मिलते हैं और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं. अब संधि करते समय कभी कभी ये एक अक्षर हो सकते हैं, कभी कभी ये दो अक्षरों में परिवर्तन हो सकता है, या कभी दो अक्षरों को मिल के स्थान पर कोई तीसरा अक्षर भी बन जाता है. इसे क्या कहते हैं? शब्द रचना कहते हैं. जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, सुर प्लस इंद्र अर्थात क्या हो गया? सुरेंद्र. विद्या प्लस आलय विद्यालय. सतधन आनंद सदानंद. तो ये कैसे बना ये मैं आपको आगे बताऊंगी. अब हम इसके प्रकार देखेंगे, अर्थात इसे क्या कहते हैं? भेद देखेंगे. तो संधि के तीन प्रकार होते हैं. पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि. ठीक है, तो स्वर संधि के ये जो चार यहाँ पे उपभेद बताए गए हैं: गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि. ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं स्वर संधि. तो हम संधि का पहला प्रकार देखेंगे, स्वर संधि. स्वर के स्थान पर स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. ठीक है, यानी स्वर के स्थान पर स्वर का जो मेल उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी स्वर का स्वर के साथ जो मेल होता है, उत्पन्न होता है, और उससे जो विकार या उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं. स्वर संधि के 5 भेद होते हैं. ठीक है, वो जैसे कि हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे दीर्घ संधि. दीर्घ संधि स्वर्ण रस्व और दीर्घ स्वरों से मिलने के स्थान पर ही स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी. या कभी कभी रस्व और रस्व का हो या दीर्घ या रस्व हो, तो चाहे दीर्घ या दीर्घ हो तो वो क्या होगा? स्वर्ण स्वर ही कहलाता है. तो ये हम स्वर्ण स्वर कहलाता है. दैट मीन्स कि वो दीर्घ में ही परिवर्तन होता है, तो जिसे कि क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहते हैं. ये उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ आगे. यहाँ पे जैसे कि देखिए, जैसे अ और अ, ठीक है, यानी रस्व रस्व मिलकर क्या बना? दीर्घ. यानी अ प्लस अ को किया तो क्या बना? आ. जब अ और आ यानी रस्व प्लस दीर्घ मिला है तो क्या बना? दीर्घ. आ प्लस अ मिला है तो भी क्या बना? दीर्घ. दैट मीन्स आ. आ प्लस आ बना तो भी क्या बना? आ. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. ये फॉर्मूले जो दी गए आपको ये लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे छोटी ई प्लस छोटी ई बन के क्या बनी? बड़ी ई. छोटी ई प्लस बड़ी ई बन के बनी बड़ी ई. छोटी ई प्लस छोटी ई तो भी मिल के क्या बना? बड़ी ई. छोटी ई को जब प्लस किया हमने बड़ी ई से तो भी क्या बना? बड़ी ई. तो छोटा ऊ मिलाकर क्या बना? बड़ा ऊ. छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के क्या बना? बड़ा ऊ. और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला तो भी क्या बना? बड़ा ऊ. और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ किया तो भी क्या बना? बड़ा ऊ. और री प्लस री बना तो भी क्या बना? री. तो ये आपको ध्यान में देना है. और ये फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे सेंटेंस मतलब उदाहरण दिए गए हैं. मैं आपको कुछ उदाहरण समझाती हूँ. जैसे देखो, हिम प्लस आले लिखा है तो क्या बना? हिमालय. अभी कैसे बना? तो मैंने जैसे बताया था आपको, प्रथम खंड में आप अंत का शब्द देखोगे, ठीक है, और द्वितीय खंड में आप पहला देखोगे. ठीक है, इसको प्रधान पद भी बोलते हैं और उत्तर पद भी बोलते हैं. ठीक है, और खंड भी बोला जा सकता है. ठीक है, तो म सबसे पहले इसमें म है. म में कोई मात्रा, दैट मीन्स ये क्या है? कौन सी मात्रा? अ की आप मान लीजिए. और आ एज इट इज. ठीक है, तो जब अ और आ मिलता है तो क्या बनता है? आ होता है. दैट मीन्स हमें कौन सी मात्रा लगानी पड़ेगी? आ की. तो हमने ही एज इट इज वैसे के वैसे लिखा, म और ये आ, तो मिला के क्या बना? आ की मात्रा. तो म में आ की मात्रा माँ, और यहाँ पे आ के बाद जो लय है वो एज इट इज वैसा, तो बना ये मिलके हिमालय. ठीक, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको समझाना चाहूँगी. जैसे नदी प्लस ईश है. ठीक है, तो बोला नदीश. अब ये कैसे बना? आप ध्यान दो. जैसे मैंने बोला आपको, प्रथम खंड में आप द मतलब लास्ट वाला देखोगे और द्वितीय में आप फर्स्ट वाला देखोगे. ठीक है, द में कौन सी मात्रा है? बड़े ई की. ठीक है, और ई में एज इट इज बड़ी ई. अब बड़ी ई प्लस बड़ी ई है तो भी क्या बना? बड़ी ई. ठीक है, तो न एज इट इज आया और द में कौन सी मात्रा लगेंगे? बड़ी ई की, और बना नदीश.
ठीक है, तो ये आपको इसमें है बताया गया। ये सारे एग्जाम्पल्स ईजी है। आपने वो फॉर्मूला सुना होगा, प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, या प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो सेम यही फॉर्मूला इसमें पुट होता है। तो आप अगर ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा तो इससे भी आपको इजी समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, या आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, या आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो ये आपको जो भी फॉर्मूला दिया गया है ये सारा उसी बेस पर दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे गुण संधि। जब अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आता है तो इसके स्थान पर ए हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के आगे जब उ या उ आता है तो वो ओ हो जाता है। जब अ या आ के आगे री आता है तो वो अर हो जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, अ या आ के आगे जब ई आता है तो उसके स्थान पर वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसी प्रकार जब अ आ के आगे उ आता है तो वो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और जब अ या आगे री ऋषि का आता है तो वो हो जाता है अर, जो कि इस फॉर्मूले दिया गया है। अ या आ या ई या इसे मिलता है तो बनता है ए, अ या आ उ या उ से मिलता है तो बनता है ओ, अ या आ री से मिलता है तो बनता है अर। ठीक है, तो ए ओ अर ये कैसे बना, इन लोगों के मेल से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, इसे कहते हैं गुण संधि। मैं इसको कुछ उदाहरण द्वारा आपको समझाना चाहूँगी। जैसे अ प्लस ई छोटी ई इज इक्वल टू ए बना। ठीक है, अ में कोई मात्रा नहीं, दैट मीन्स अ, ई की मात्रा आपको पता है छोटी ई की, ये फिर है इज इक्वल टू क्या बना, ये ए की मात्रा। ठीक है, तो ये शब्द में कैसे दिया गया है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। जैसे मैंने बताया प्रथम खंड का आप अंत वाला देखोगे, ठीक है, शब्द, और द्वितीय का आप प्रथम देखोगे। ठीक है, प में कोई मात्रा नहीं, दैट मीन्स इसमें अ की मात्रा है, मान के चलिए मात्रा कोई होती नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और छोटी ई, ठीक है, जब इनको मिला है तो क्या बना, ये ए बना। तो ए में कौन सी डंडी लगती है, ये वाली। तो देखो उ एज इट इज वैसे के वैसे, प और ई बना के क्या बना, उसमें ए की मात्रा लगेगी। तो प में ए की मात्रा पे और द्र एज इट इज, तो ये हो गया उपेंद्र, मतलब उप प्लस ई प्लस द्र, तो ये हो गया उपेंद्र। तो आपको ये जो फॉर्मूले दिए हैं ये आपको रीड करने पड़ेंगे, तब आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चीज़ समझेगी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे वृद्धि संधि। जब अ या आ के आगे ए या आता है, अ या आ के आगे ए या आता है तो दोनों मिलकर क्या होता है, ए। ठीक है, इसी प्रकार जब अ या आ के आगे ओ या औ आता है, अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो वो मिलके बनता है औ। ठीक है, तो इसे कहते हैं वृद्धि संधि। अब कैसे, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले ये एग्जाम्पल आपको क्लियर कर दूँ। अ प्लस ए, इसमें एक डंडी लगती है, लेकिन एडी वाले ए में कितनी डंडी लगेंगी, दो डंडी लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, हम पुत्र लिखा है तो इसका प्रथम, इसका हम सेकंड देखेंगे और सेकंड का प्रथम शब्द देखा जाता है। ठीक है, तो त्र में कोई मात्रा है, दैट मीन्स वो अ है। ठीक है, और ए एज इट इज। ठीक है, अब इसमें ये दोनों अ और ए मिला के क्या बना, ए एनक का। तो देखो फिर पुत्रेष्ण, तो ये बना पुत्रेष्ण। ठीक है, तो ये हो गया आपका वृद्धि संधि का एक उदाहरण। ठीक है, बाकी सब उदाहरण एज इट इज ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, तो आप इसे देखेंगे और ध्यान से ध्यान देंगे। ठीक है, अब आगे है यण संधि। अब यण संधि में ध्यान दो, जब ई उ मतलब छोटी ई बड़ी ई उ बड़ा उ और री के आगे कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो क्रमशः वह क्या बन जाता है, य व र ल में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दो अभी, जैसे छोटी ई बड़ी ई के आगे भिन्न स्वर आता है तो वो व बन जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के आगे जब भिन्न स्वर आता है तो वह व बन जाता है। री ऋषि के आगे भिन्न स्वर आता है तो वह र बन जाता है। ठीक है, तो अब इसे मैं उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। जैसे छोटी ई प्लस अ तो क्या बना, य। ठीक है, अब मैं जैसे बताया था आपको, पहले खंड में आप द्वितीय अक्षर देखेंगे और द्वितीय खंड में आप प्रथम देखेंगे। तो त में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, प्लस अ एज इट इज। ठीक है, तो जब छोटी ई में अ मिलेगा तो क्या बनेगा, य। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, अत्यल्प। ठीक है, तो ये अत्यल्प बना।
तो इसी तरह यह उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला ये देखना पड़ेगा कि अ प्लस अ इज इक्वल टू य, बड़ी ई प्लस अ इज इक्वल टू य, छोटा ऊ प्लस अ इज इक्वल टू व, बड़ा ऊ प्लस अ इज इक्वल टू व, या रे इज प्लस अ इज इक्वल टू र। तो ये इसमें बताया गया है। अब हम संधि का दूसरा प्रकार देखेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन के स्थान पर व्यंजन या स्वर का मेल होने पर, ध्यान से सुनो, व्यंजन के स्थान पर व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार है, जैसे क, स्पर्श व्यंजनों का प्रथम अक्षर का अर्थात क, च, ट, त के आगे कोई स्वर, किसी तीसरा व्यंजन या चौथा व्यंजन अथवा य, र, ल, व आए तो वह क, च, ट में प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, जैसे कि क, ख, ग। ठीक है, तो अगर इनके आगे कोई स्वर आए तो वो उसके तीसरे वर्ग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे क आया तो उसका तीसरा वर्ग क, ख, ग, तो तीसरा वर्ग कौन सा हो गया, ग। तो जो आपका जो प्रथम खंड का जो द्वितीय और द्वितीय का खंड का वो प्रथम है, तो उसमें पहला व्यंजन और दूसरा स्वर है, अगर वो क वर्ग का हो तो उसका ग में वो परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब हम देखेंगे संधि का तीसरा प्रकार, विसर्ग संधि। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो संस्कृत में ज़्यादातर प्रयोग होता है और अन्य किसी भाषा में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हिंदी में भी होता है। तो जो कुछ नहीं के बराबर होता है अर्थात गिने चुने शब्दों में ही हम विसर्ग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया जैसे कि अतः, पुनः, प्राय, शनि शनै आदि जैसे शब्दों में हम क्या करते हैं, विसर्ग का प्रयोग करते हैं। विसर्ग का साइन ये है। ठीक है, तो हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आज आपको संधि पढ़ाया, संधि के भेद पढ़ाए अर्थात प्रकार पढ़ाया। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हमारा यह टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।